आज वेद, वैदिक और ब्राह्मणी परंपरा को स्थापित और सत्यापित करने वाले दो लोग हैं। एक ब्राह्मण स्वयं है, जो अपने को मौर्य काल या मौर्य काल से पूर्व स्थापित करता है, और दूसरे कुछ गैर ब्राह्मण लोग हैं जो अपनी अज्ञानता में नकारात्मक या सकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को मौर्य काल से सत्यापित और स्थापित करते हैं। जैसे मौर्य राजवंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं कहीं नहीं उल्लेख किया कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं। क्या शुंग के शासन काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ब्राह्मणी मंत्र, संस्कृत में निर्मित श्लोक, ब्राह्मणी यंत्र, ब्राह्मणी परंपरा में प्रचलित देवी देवता की मूर्ति या मंदिर जैसा कोई ब्राह्मणी संस्कृति को स्थापित करने वाला साक्ष्य कहीं से मिला है? अगर मिला है तो उस साक्ष्य को आज तक कोई सार्वजनिक रूप से दिखाने हेतु तैयार क्यों नहीं होता है? फिर भी आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग शुंग को ब्राह्मण जाति का बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृति के उत्थान का काल बताते हैं। यह कितनी बड़ी घालमेल है। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वर्ग वाले ब्राह्मण जाति से जोड़कर ईसा पूर्व में अपने आप को स्थापित करते हुए सकारात्मक प्रचार करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व वर्ण, जाति या वैदिक सभ्यता का कोई ठोस या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर ब्राह्मण जाति के उद्भव को अत्यंत प्राचीन कैसे बताया जाता है? आइए इसकी सच्चाई को समझें। वैदिक युग का घालमेल। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने शासक हुए वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है? फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है? सवाल बहुत है, लेकिन एक भी प्रश्नों का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफी प्रचारित की जाती है। जबकि शुंग के बाद कुछ हिंद बैक्ट्रियाई यूनानी विदेशी शासक भारत आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्ट्रियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने बौद्ध संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का काम किया। पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। वस्तुस्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के वृहत क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। देखें सम्राट अशोक का विशाल राज्य क्षेत्र का भारत, चित्र संख्या 18 में। लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहद्रथ भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों, खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जैसा शौर्यशाली, बलशाली और गुणशाली था। जबकि सच्चाई यह है कि बृहद्रथ के अंदर पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न ही शौर्य था और न ही गुण। इस वजह से बृहद्रथ मौर्य का राज्य क्षेत्र सिमटकर पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य का चौथाई भाग के आसपास बच गया था। बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में पंजाब तक हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्ट्रियाई राजाओं के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है।
ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्ट्रियाई और बृहद्रथ मौर्य के राज्य क्षेत्र का मानचित्र चित्र संख्या 19 में दे रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। यानी बृहद्रथ मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए इनका सेनापति शुंग ने इनकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कई कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखक ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करने हेतु तारतम्य युक्त पटकथा लिखते हुए इस राजनीतिक हत्या को जातीय व सामाजिक हत्या का रूप देकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला भाला समाज भी सत्यापित करने पर तुला हुआ है। अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतीत होता है, तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला भी तो नहीं है। फिर आज इतनी हाय तौबा किस आधार पर हो रही है? पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिनि और पातंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य स्वरूप दिखाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिससे यह साबित हो कि पुष्यमित्र ने स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक नागरी लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाया था, या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण्यगत समाज मौजूद था। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट बना था। ऐसे में इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा, लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे में शुंग ने अपनी उपराजधानी आज के मध्य प्रदेश में विदिशा बनाया था। विदिशा के आसपास आज खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है, जिसको आज कोई भी देख सकता है। उत्खनन से प्राप्त पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश में अवस्थित भरहुत का स्तूप है। वहां से प्राप्त उत्खनन अभिलेख को आप चित्र संख्या 20 में देख सकते हैं। ईसा पूर्व में शानदार बुद्ध स्तूप जो भरहुत मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहां से मिलता है। इसके निर्माण का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हो गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। भरहुत के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं, जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं, जिसको आप भी जाकर देख सकते हैं। देखें चित्र संख्या 21 में कुछ लेखक पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की चर्चा करते हैं। वस्तुतः आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग बृहद्रथ मौर्य के अधीन था, लेकिन उस क्षेत्रों पर जैसे ही हिंद बैक्ट्री शासकों ने आक्रमण करते हुए उस पर अपना कब्जा करना शुरू किया, उसी समय पुष्यमित्र शुंग भी बृहद्रथ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्ट्री में पश्चिमी भूभाग के लिए युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्षु हिंद बैक्ट्री सेना का समर्थन करते हैं, जिस वजह से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की जाती है। अंततः मथुरा और मथुरा के नीचे वाला भूभाग भी पुष्यमित्र शुंग के हाथों से निकल जाता है, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के क्षेत्र को चित्र संख्या 22 में देखें। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया जाता है, उन हत्याओं का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी
एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है। आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है। बस एक ही बात मिलती है, बृहद्रथ की हत्या या बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। शुंग को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं, वे सभी लोग शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य प्रस्तुत करें। अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दें, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद से होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र के कार्यकाल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं या चित्र संख्या में देखें। इन सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते हैं, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। अपितु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक रचनाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उनमें मौजूद है, जिससे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का जो विशाल मगध देश की क्षेत्र सीमा थी, वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सिलोन तक फैली थी, लेकिन उसके विपरीत बृहद्रथ के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का अधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर ही बृहद्रथ की राज सत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।